नूह के खाद विक्रेता, चीन के मेडिकल कॉलेज, अल फलाह यूनिवर्सिटी और सुंदरबन, इन सबों में क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? और इसका दिल्ली ब्लास्ट और आने वाले खतरों के साथ क्या संबंध है? इन चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेवात के करीब नूह में एक छोटे से गांव में एक गुड्डू नाम का खाद विक्रेता, जो अपने फर्टिलाइज़र का एक गोदाम चला रहा था, वहाँ अचानक एनआईए की टीम की रेड होती है 2 दिन पहले, और उसके कनेक्शन उमर के साथ निकल आते हैं। दरअसल थ्रीसेमा करके एक एन्क्रिप्टेड ऐप पे ये जितने भी जिहादी डॉक्टर्स थे, ये लोग अपने क्रिप्टिक लैंग्वेजेस में, कोडेड लैंग्वेजेस में ये लोग कुछ चैट किया करते थे। उनको जब डिकोड किया गया और इलेक्ट्रॉनिक जो कुछ एविडेंसेस आए, लिंक्स मिली, तो ये गुड्डू नाम का एक फर्टिलाइज़र का दुकान चलाने वाला बंदा पकड़ा जाता है। बहुत चौंकाने वाली खुलासा ये होती है कि इनके फर्टिलाइज़र से भी ये उमर, मुजम्मिल, ये लोग कनेक्टेड थे, और इस फर्टिलाइज़र से भी अमोनियम नाइट्रेट को ये लोग कन्वर्ट कर रहे थे। तो ये भी एक एंगल आता है, और इस बंदे का एक और कनेक्शन निकल के आता है कि ये जो गुड्डू नाम का, जो नूह का जो ये व्यक्ति है, ये उमर और मुजम्मिल के साथ सुंदरबन में इसके कुछ कॉन्टैक्ट्स आ रहे थे, और ये एक सैटेलाइट फ़ोन यूज़ कर रहा था। सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो इलेक्ट्रॉनिक जो फुटप्रिंट्स को ये लोग ट्रेस बैक करते हैं, तो ट्रेस बैक करने पे ये पाया जाता है कि सुंदरबन के ज़रिए ये लोग बहुत सारे, आज से नहीं लगभग 1 साल पहले से, एमोनियम नाइट्रेट के खेप को वो लोग अंदर घुसा रहे थे। दरअसल कुछ महीने पहले ही इंटेलिजेंस टीम ने अपने कोवर्ट ऑपरेशंस में ये सुंदरबन के इलाके में अपने डीप एसिड को और लोकल एसिड को यूज़ करके एक नेटवर्क क्रिएट किया था। उसके बाद बीएसएफ एक बहुत बड़ा, एक ताबड़तोड़ एक रेड करती है पिछले महीने। वहाँ से भी एक वृहद तौर पे एक नेटवर्क को पकड़ा गया था, और ये नेटवर्क आज के दौर में उमर, मुजम्मिल और ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो पूरा ये जो ताना बाना है, इनके साथ पकड़ा जाता है। तो सवाल आप ये पूछेंगे कि उस समय अगर कुछ पकड़ा गया था सुंदरबन में, और ये सारे जो नेटवर्क्स मिल रहे हैं, तो उस समय एक कंक्रीट तौर पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए दोस्तों, एक्चुअली इंटेलिजेंस की जो काम होती है, उनका काम बेसिकली ट्रैक करना होता है। हमेशा जानने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा जाता है ताकि एक बिगर पिक्चर को देखा जा सके। आज इंटेलिजेंस एजेंसी को बधाई देनी पड़ेगी कि इतना सारा पिछले 1 साल का जो ये मेहनत है, इस मेहनत के बेसिस पे जब ये एक इंसिडेंट होता है, तो लगभग तेलंगाना, आंध्रा, जम्मू, रायपुर, बिहार के पटना के फुलवारी शरीफ, वेस्ट बंगाल, सुंदरबन का पूरा एरिया, चिकन नेक से जुड़े हुए जितने एरिया है, नेपाल बॉर्डर से इन लोग का क्या सामान मटेरियल आ रहा है, ये सारे लिंक्स पकड़े जा रहे हैं। 250 से ज़्यादा रेड्स हो चुके हैं। तो ये बहुत एक इंटीग्रेट सिस्टम है, और एजेंसियां इस तरीके से काम करती हैं। इसमें हमारी इलेक्ट्रॉनिक एजेंसीज, साइबर एंड जो क्रिप्टोलॉजिकल एजेंसी हैं, जो क्रिप्टिक बातों को, ये जितने भी जिहादी तंजीमें हैं, ये आपस में जितने भी ये एनक्रिप्टेड ऐप्स यूज़ करते हैं,
ये बोटिम हो गया, थ्रीसेमा हो गया। थ्रीसेमा आज के डेट में सबसे ज़्यादा सिक्योर एक प्लेटफॉर्म है एन्क्रिप्टेड चैट का, जहाँ को उस एन्क्रिप्शन को खोलना तोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कोई भी डार्क वेब के थ्रू जो एक क्रिप्टो में जो आपके पेमेंट्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उनको ट्रैक करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस नूह के इस गुड्डू के पकड़े जाने और सुंदरबन का कनेक्शन ट्रेस होता है। इसी बीच में अल फला यूनिवर्सिटी का एक जो पूरा पेमेंट का और फंडिंग का जो रूट है वो टर्की के साथ पाया जाता है, और टर्की के डायरेक्ट कैश पेमेंट्स, बैंक ट्रांसफ़र पेमेंट के अलावा भी क्रिप्टो पेमेंट, जो कि क्रिप्टो पेमेंट को पकड़ना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एक डार्कनेट में हमारी जो एक साइबर आर्मी है, उन्होंने एक बहुत फैंटास्टिक काम किया है। वो साइबर आर्मी डार्कनेट पे एक टर्की बेस्ड एक हैंडल को पकड़ा है जिसका नाम है स्टारफिश। स्टारफिश का बहुत सारा क्रिप्टो फंडिंग, ये हमारे एजेंसी ने इसका फुटप्रिंट को पकड़ा है, और ये डायरेक्टली लिंक होता है आपके अल फला यूनिवर्सिटी के साथ। और अल फला यूनिवर्सिटी में आज के डेट में आलम यह है कि 15 से ज़्यादा डॉक्टर अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके भाग चुके हैं। यहाँ पे एक चीन का भी एंगल आता है कि चीन के एक सर्टेन मेडिकल कॉलेज में ये लोग जो पढ़ने जाते हैं, इसका टिप ऑफ जो यहाँ ये लोग कुछ कांड करने वाले हैं, इसके कुछ टिप ऑफ हमें रशियन एजेंसी एफएसबी से मिली है। इस पे आगे जो भी डिटेल है वो आना बाकी है, लेकिन ये जाहिर है कि रशियन एफएसबी ने चीन में जाके ये जितने भी जिहादी स्टूडेंट्स हैं कैसे वहाँ ट्रेनिंग ले रही है, और ये एंगल भी निकल के आ रहा है, और ये टिप ऑफ भी मिली थी। और ये मोसाद ने भी ये लगभग 6 महीने पहले ये एक इनपुट दिया था कि कहीं ना कहीं उस समय शायद बहुत ज़्यादा कंक्रीट एविडेंस एंड सारे फुटप्रिंट्स मिलना बाकी था कि ये लोग एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल अटैक का प्लान कर रहे हैं। तो ये अहमद नाम का जो बंदा जो अहमदाबाद से पकड़ा गया था, जो रेजिन से बनाने की कोशिश कर रहा था, और बाकी डॉक्टर्स का नेटवर्क जब पकड़ा जाता है और चीन के मेडिकल कॉलेज के साथ इसका लिंक को ट्रेस बैक किया जाता है, और रशियन एफएसबी और मोसाद के थ्रू जो हमें इनपुट मिलती है, इससे एक डायरेक्ट लिंक, और ये जो इंट्रोगेशन में भी वो बंदा जो रेजिन बनाने का कोशिश कर रहा था, हालांकि वो सफल हो नहीं पाया था, तो इससे ये सारे लिंक मिल के आती हैं कि हाँ, इनका जो एक बड़ा जो प्लान था वो बायोलॉजिकल अटैक का था। दूसरा, जमायत मोमिनात जो आपकी जैसे मोहम्मद का जो ओमन विंग है, उसकी जो यहाँ की इंडिया की हेड जो ये डॉक्टर शाहीन, जिसका कोड नेम दिया गया था ये मैडम सर्जन, तो इनका एक जो प्लान था कि लेडी फिदाइन हमलावर तैयार करना, वो पूरे तरीके से इंडिया के लिए था, और बुरके के आड़ में यहाँ पे सुइसाइड अटैक्स करना, क्योंकि वो एक बहुत वनरेबल सिचुएशन हो जाता है, बुरके में आप उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान था। अच्छा, इसी बीच में मैं ये बता दूं कि जनरल फैयाज़, जिसका नाम आपका पहलगांव अटैक में भी आया था, और जिसका नाम पाकिस्तान हेडक्वार्टर में बैठ के जो जनरल फैयाज़ जो ये जो दिल्ली अटैक का भी एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, उसका एक राइट हैंड बंदा आज 2 दिन पहले मारा गया है। वो 5th फ्लोर पे अपने कमरे में बैठा हुआ था, और ड्रोन खिड़की से घुस जाती है और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। उस बंदे का नाम था सफ़िकुल।
ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा खबर आया है। तो हमारे गननोन अननोन गनमैन जो हैं ये अपना काम किए जा रहे हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट से भी जुड़ा जो कोई बंदा जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उस बंदे को एलिमिनेट किया जाता है अननोन ड्रोन के ज़रिए। तो अननोन शिप हमने सुना है, अननोन अननोन डॉक्टर हमने सुना है। अब अननोन ड्रोन भी जो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ एक बंदा था, उसका सफाया करता है। तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बेसिकली जाहिर है वो जारी है, लेकिन कोवर्ट फॉर्म में। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी अपना काम किए जा रही है। आर्मी जब एक्शन लेगी उसके बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो क्रिप्टो फाइनेंसिंग का जो स्टारफिश जो पकड़ाया है, यहाँ हमारे एजेंसी को एक जाल बिछाना पड़ा था। एक अलग से हैंडल क्रिएट किया गया, उस हैंडल का नाम बताया नहीं जा सकता है। उस हैंडल को ऐसे क्रिएट किया गया था कि हम इंडिया में एक मॉड्यूल को क्रिएट कर रहे हैं और वो ISKP जो आईसिस का जो खुरासान है, क्योंकि जो इनपुट जो आई थी कि यहाँ जैश लश्कर और जो अंसारुल बांग्ला है और आपका खुरासान मॉडल है आईसिस का, ये लोग मिलके प्लान कर रहे हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए एक जाल बिछाई गई थी डार्कनेट पे, इसके फिनेंस को ट्रैक करने के लिए, और एक हैंडल क्रिएट किया गया था और वहाँ पे फिनेंसिंग की जा रही थी। और वहाँ पे आपके क्राउड फंडिंग भी मांगी जा रही थी। तो इस झांसे में ये जो स्टारफिश है ये आता है और इसके और सारे बारीक परत हैं, वहाँ तक तो पहुँचा नहीं जा सकता है। लेकिन ये स्टारफिश के साथ जब हमारे जो साइबर डिफेंस के लोग हैं वो क्रिप्टो हैंडल क्रिएट करके जब उस डार्कनेट में घुसते हैं, तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के साथ टर्की का लिंक जो है वो एक्सपोज हो जाता है। इसी तरीके से एक और आपका मॉड्यूल पकड़ में आता है और उस मॉड्यूल का आपका डायरेक्ट बांग्लादेश से लिंक पकड़ा जाता है अंसारुल बांग्ला के साथ। और अंसारुल बांग्ला को भी क्रिप्टो के ज़रिए फिनेंस मिल रही थी। बहुत लोगों को ध्यान होगा कि आपका बिनांस प्लेटफॉर्म जो है, जो लोग क्रिप्टो यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा कि बिनांस जो है वो क्रिप्टो का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और आपके बिनांस के जो CEO हैं, हिज नेम इज CZ, द शॉर्ट फॉर्म इज CZ। तो CZ को अरेस्ट किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, और वो $10 बिलियन मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। तो ट्रम्प जब आता है तो उसे एब्जॉल्व कर देता है उस केस को और CZ बाहर आ जाता है। लेकिन उसने कबूल किया था कि बिनांस के ज़रिए ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, ये $10 बिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो जो है वो यूक्रेन में गया था और बहुत सारे जिहादी तंजीमों तक भी, ये डायरेक्टली भले ना उसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन जिहादी तंजीमों तक कई $बिलियन, ज़्यादातर वो यूक्रेन में यूज़ हुआ था। लेकिन डार्क नेट से ये भी पता चला है कि जिहादी तंजीमों तक ये चीज़ें पहुंची थी। अच्छा, और जिहादी तंजीमों तक जब ये बात पहुंची थी, इसका बहुत सारा खुलासा जो क्रिप्टिक लैंग्वेज में यूज़ हुआ है और वो थ्रीमा ऐप के थ्रू हमें मिला है। थ्रीमा ऐप में बहुत सारे क्रिप्टिक कोड्स मिले हैं। एक तो बिरयानी का जिक्र है, दावत का जिक्र है, और बिस्मिल्लाह कीजिए इसका जिक्र है। बिस्मिल्लाह कीजिए यानी ब्लास्ट होगा, बिरयानी द पार्टी इज
रेडी, तो ये सारे कोड्स पाए गए हैं। और उसके बाद जो डार्कनेट से पाया गया है कि यहाँ पे ब्लू बर्ड का यूज़ किया गया है। तो ब्लू बर्ड का कोड का क्या मतलब है ये अभी तक शायद बहुत हद तक खुल के आया नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कोडेड वर्ड्स हैं जो ये लोग यूज़ कर रहे हैं। और इसके साथ टर्की का मोहम्मद खलीलज़ाई का नाम आता है। और मोहम्मद खलीलज़ाई जो है वो इवन की इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड एक टेररिस्ट रहा हुआ है। इसके अगेंस्ट में रेड कॉर्नर नोटिस भी है। लेकिन इस बंदे का नाम टर्की का जो वो डार्क वेब है, जो स्टारफिश, और वहाँ से आईएसकेपी और दिल्ली ब्लास्ट के फंडिंग में इसका नाम आ रहा है। इसके अलावा जो एक और बहुत चौंकाने वाली बात है, जो जम्मू के नौगाम पुलिस स्टेशन में जो ये ब्लास्ट हुआ, ये अपने आप में अभी तक एक मिस्ट्री है। क्योंकि जो सब्सटेंस है ये अपने आप कैसे फट रही है ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसमें एक थ्योरी ये आ रही है कि एक पर्टिकुलर केमिकल को यूज़ किया गया था जिसके ट्रेसेस आपके 2005 लंदन ब्लास्ट में भी हुआ था। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये बहुत वोलेटाइल एक सब्सटेंस है, तो ये फट सकता है। तो ये अपने आप में बहुत, इसको हजम कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है कि इतना मटेरियल पुलिस स्टेशन में गया कैसे। अगर आपको उसको टेस्ट ही करना है, वो तो सैंपल जाएगा। तो इस पे भी जांच चल रही है। और बहुत सारे जो आपके कोडेड लैंग्वेजेस हैं उनमें हमारी जो क्रिप्टोलॉजिकल टीम है, जिनका काम ही है कोड्स को क्रैक करना, वो इन पे काम किए जा रही हैं। लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि खतरा आज हमारे देश से टला नहीं है। और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बहुत सारे लेयर्स, बहुत सारी जो परतें हैं अभी खुलनी बाकी है। दिल्ली ब्लास्ट समझ लीजिए कि एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पूरे दिल्ली शहर को उड़ाने का इनका प्लान था और शायद मल्टीपल शहर में अटैक का प्लान था। प्लान ये भी दिख रहा है कि 6 दिसंबर वॉज देयर टारगेट। 6 दिसंबर इसलिए क्योंकि पुतिन भी आ रहे हैं, उस दिन उनको अटैक करना था। और उमर का मारा जाना, ये जो स्पेकुलेशन था कि एक्सीडेंटली उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो गई, इस बात की भी जो प्रोबेबिलिटी है कम है। ये फिदाइन हमला होने का ही चांस ज़्यादा है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट एक स्टेबल सब्सटेंस है और अमोनियम नाइट्रेट एक्सीडेंटली फट नहीं सकता है। उसे मल्टीपल डिटोनेशन देने पड़ते हैं, उसे एक बारीक प्रिसाइज साइंटिफिक मेथड देना पड़ता है उसको ब्लास्ट कराने के लिए। उसके एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एक सर्टेन वेव, एक शॉक वेव चाहिए उसे डिटोनेट करने के लिए, उसे देना पड़ता है। और ये भी चीज़ें निकल के आई हैं ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन एंड बहुत सारे जो इनके चैट्स से जो निकल के आई हैं कि उमर का रेड फोर्ट पे ब्लास्ट करना टारगेट था ही। हाँ, दिन बदल गया, टाइम बदल गया, लेकिन रेड फोर्ट वॉज द टारगेट और उमर को रेड फोर्ट पे जाके फिदाइन हमला करना ही था। तो सिचुएशन स्टिल ग्रेव, सिचुएशन आज भी बहुत अच्छी नहीं है, खतरा अभी तक टला नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी एजेंसियाँ 24/7 काम किए जा रही है। इन्हीं चीज़ पे हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक मैं आनंद रूपम आज्ञा चाहता हूँ। जय, नमस्कार।